नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षक संगम पर। यह आपकी सीटीपी की नई क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे डेवलपमेंट कैसे हुआ बच्चों का, उनका विकास कैसे हुआ है। तो जैसा हमें पता है कि जो मानव विज्ञान है या मनोविज्ञान है, उसकी उत्पत्ति कोई एक दिन की घटना तो है नहीं। ये एक बहुत लंबी यात्रा है। शुरुआत में मनोविज्ञान कोई स्वतंत्र विषय नहीं था। इसे हम दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में पढ़ते थे, ये उसके अंतर्गत आता था। तो समय के साथ साथ कई विचारक हुए और उन्होंने इसके अर्थ की गहराई को समझा और कई सुझाव दिए और इसमें बहुत बदलाव भी किए। तो वही हम जानेंगे कि किसने क्या बताया है। चलो हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान की विकास की यात्रा, कि मनोविज्ञान कैसे समझ में आया, अभी प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो क्या है। पहले इसको जैसे फिलॉसफी में पढ़ते थे, दर्शन शास्त्र में पढ़ते थे कि मनोविज्ञान क्या होता है। तो कई वैज्ञानिक हैं, कई मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया। तो मनोविज्ञान ने समय समय पर अपना स्वरूप कैसे बदला, आइए कालक्रम के अनुसार हम इसको समझते हैं। ठीक है, एक साइड होगा ये आपका समय, ये किस समय की बात हो रही है, इसके प्रणेता कौन है, इसके विचारक कौन है, किसने इसको बताया, जनक कौन है, और हम इनका पढ़ेंगे इनके अनुसार इस मनोविज्ञान का स्वरूप क्या था। तो हम बात है 16वीं शताब्दी की। बहुत बड़े दार्शनिक थे अरस्तु, उनको एरिस्टोटल कहा जाता है। इन्होंने जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। तो कहते हैं कि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने शिक्षण में अधिगम और निगमन विधियों की नींव रखी थी। ठीक है, आगमन और निगमन विधि की इन्होंने नींव रखी थी। और फिर आते हैं 17वीं शताब्दी की बात आती है। इसमें एक होते हैं पैम्पनोजी। ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं मनोविज्ञान जो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। इनका मानना यह था कि जो मनोविज्ञान वो मुख्य रूप से मनुष्य के मन का अध्ययन है। मनुष्य के मन के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं, पैम्पनोजी ने कहा था। फिर आती है बात 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी में एक महान दार्शनिक कौन, पेस्टोलॉजी, या फिर हम इनको मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं। इन्होंने मनोविज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। फिर 19वीं शताब्दी में आते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने कहा जो मनोविज्ञान वो चेतना का विज्ञान है। इनके अनुसार क्या, और जेम्स को ही प्रकारवाद यानी फंक्शनलिज्म और आत्म संप्रदाय का जनक माना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इनकी बहुत फेमस पुस्तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना कि जो विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम कौन सा क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। फिर 20वीं शताब्दी की बात आती है। 20वीं शताब्दी में हमें जानने को मिलता है जेबी वॉटसन जी के द्वारा। ये कहते हैं जो मनोविज्ञान है वो व्यवहारवाद का विज्ञान है। वाटसन ने व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है उनको, और आज मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। अब आते हैं कि वुडवर्थ महोदय थे, उन्होंने इसको क्या बताया है। जो वुडवर्थ थे, इनका ऐतिहासिक निष्कर्ष था कि इन सभी बदलावों को देखते हुए जो ऊपर जितने जो जैसे किसी ने मनोविज्ञान का बताया, किसी ने जैसे पैम्पनोजी हुए, कहाँ गए, जैसे ये हुए पैम्पनोजी, उन्होंने मन मस्तिष्क का विज्ञान बताया, पेस्टोलॉजी ने वैज्ञानिक स्वरूप बताया, विलियम जेम्स ने चेतना का विज्ञान बताया, जीबी वाटसन ने बताया कि व्यवहारवाद का विज्ञान है। उसी तरह इन सब बदलावों को देखते हुए जो वुडवर्थ जी थे, वुडवर्थ महोदय थे, उन्होंने एक बहुत सटीक बात कही। वो बात क्या थी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया। क्या किया, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, इसके बाद चेतना को खोया और आज के समय में ये व्यवहार के ढंग को अपनाता है, जैसा हम पीछे बात कर चुके हैं। अब वुडवर्थ जी ने, जो वुडवर्थ थे, उन्होंने ऐसा थ्योरी दी, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स थ्योरी। इसमें क्या था, इसको हम आसान भाषा में कैसे समझें। जो स्टिमुलस है वो उद्दीपक है और जो रिस्पॉन्स है वो अनुक्रिया है। इसको हम समझते हैं, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। उद्दीपक से हम क्या समझते हैं, स्टिमुलस क्या है, ये एस क्या है। इसमें कहता है बाहरी दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ या घटना जो आपका ध्यान खींचे, अपनी ओर आकर्षित करे और कुछ करने पर मजबूर कर दे। जैसे आपके अचानक आपके सामने सांप आ जाए अभी, तो आप डर जाओ ना, हाँ ये क्या आ गया, डर उत्पन्न हो जाता है। आपकी मनपसंद मिठाई आ गई, मुंह में लार बनना शुरू हो गई, मन उसी ओर खींचा जा रहा था। फिर अनुक्रिया। अच्छा, जैसे अनुक्रिया का मतलब यही हुआ कि मतलब कि हम जैसे एक्शन टू रिएक्शन होता है ना, तो जैसे देखकर हम पलटकर क्या जवाब देते हैं, कैसी हरकत करते हैं, वही अनुक्रिया है। जैसे सांप को देखकर डर के पीछे हट जाना, या अचानक से चीख निकल जाना, या मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाना,
अब एसओआर का असली मतलब हम समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो वुडवर्थ ने कहा, सिर्फ उद्दीपक के होने से अनुक्रिया नहीं होती, बल्कि बीच में मौजूद जीव यानी ऑर्गेनिज्म जो वो है, यानी आपकी अपने मस्तिष्क और शारीरिक स्थिति भी बहुत मायने रखती है। मान लीजिए सामने मिठाई एस है जो स्टिमुलस है, लेकिन आपका पेट बहुत भरा हुआ है जो ओ की स्थिति है, तो आप उसे नहीं खाएंगे, यानी आपकी अनुक्रिया आर ये बदल जाएगी। फिर आते हैं मनोविज्ञान की प्रमुख प्रयोगशालाएं कौन कौन सी। कई प्रयोगशालाएं खोली गई ना, तो मनोविज्ञान को केवल विचारों तक सीमित ना रखकर इस पे कई प्रयोग किए गए और प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। जैसे विश्व स्तर पर 1879 में 1879 में जर्मनी के लिप्जिग में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय से कहा जाता है, विलियम वुंट जी ने पहली प्रयोगशाला खोली थी। इसलिए वुंट को संरचनावाद और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1915-16 में कौन थे, NN सेन गुप्ता द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और उत्तर प्रदेश में 1947 में प्रयागराज में आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा पहली मनोवैज्ञानिक शाला स्थापित हुई। इन्होंने 1975 में आगरा मंडल में भी एक केंद्र संचालित किया। फिर हम पढ़ते हैं कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर क्या है, ठीक है। आता है कि अक्सर इन दोनों शब्दों को एक मान लिया जाता है, लेकिन इसमें पूरा डिफरेंस है एक दूसरे से। इसमें पढ़ते हैं पहले बाल मनोविज्ञान। इसमें मुख्य रूप से बालक के मन और उसकी मानसिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। और जो बाल विकास है यह एक व्यापक शब्द है। इसमें बालक के संपूर्ण जीवन चक्र गर्भावस्था से किशोरावस्था गहन अध्ययन किया जाता है। इसका सबसे पहले अध्ययन स्टेनले हॉल ने किया था, इसलिए बाल विकास का जनक किसे कहते हैं, स्टेनले हॉल महोदय को। फिर आता है कि बर्क के द्वारा दी गई बाल विकास की परिभाषा क्या थी। बर्क महोदय मनोवैज्ञानिक थे बर्क, उन्होंने कहा कि जो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मध्य बालक में जिस प्रकार के भी परिवर्तन दिखाई देते हैं उसे बाल विकास कहते हैं। फिर विकास के दो प्रमुख प्रकार हैं, एक मात्रात्मक होता है गुणात्मक होता है। मात्रात्मक क्या होता है, शारीरिक वृद्धि जैसे वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, इसे हम बाहर से देख और माप सकते हैं। लेकिन जो गुणात्मक है जैसे मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास, ये आंतरिक होते हैं और सीधे तौर पर ये दिखाई नहीं देते, मैं महसूस करते तो बच्चा मैच्योर हो गया है इस तरह से। अब मानव विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो हम पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास को अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है। प्रमुख विचारकों के अनुसार अवस्थाओं की संख्या इस प्रकार है कि जो सैल महोदय उन्होंने बताया कि 3 अवस्था होती है, ठीक। रॉस और अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार ये 4 अवस्थाएं होती हैं। काल्सनिक के अनुसार 9 अवस्थाएं, हरलॉक के अनुसार 11 अवस्थाएं और जो एरिक्सन महोदय थे उनके अनुसार ये 8 अवस्थाएं होती हैं। ये जो है ये यूपी टेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग कि इसके अनुसार कितने अवस्थाएं हैं। अब आती है गर्भावस्था, प्रीनेटल पीरियड, यह जन्म से पूर्व का समय है। इसमें भ्रूण विकास 2 से 8 सप्ताह और पूर्ण प्रसव काल 9 माह से 10 दिन या लगभग 280 दिन शामिल होता है। शैशवावस्था के बारे में पढ़ते हैं, ये जीवन की आधारशिला है। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष जीवन की आधारशिला है। यह बच्चे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ उसकी नींव तैयार होती है। इसे 2 भागों में समझ सकते हैं। पहले समझते हैं कि पूर्व शैशवावस्था कौन सी होती है। पूर्व शैशवावस्था इसमें बालक जो है वो ध्वनियों यानी मुखावस्था और प्राथमिक शब्दों के से भाषा का विकास शुरू करता है। फिर उत्तरा शैशवावस्था कौन सी होती है, यह स्व केंद्रीय अवस्था होती है। बच्चा अपने आप में खोया रहता है, खुद से प्रेम करता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे स्वप्रेम यानी नार्सिसिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसे कह सकते हो कि बच्चा सेल्फिश होता है। उसको सिर्फ अपना सुख दिखाई देता है, दूसरे को क्या कर रहा है, कैसे घर वाले कहाँ से पैसे ला रहे हैं। अगर उसको कोई चीज़ अच्छी लग गई, उसको कुछ खेलना है, उसको कुछ चाहिए तो उसको चाहिए। और फ्रायड का मनोविश्लेषण क्या था,
भावना ग्रंथियाँ बताई थी। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि इस अवस्था में बच्चों के अंदर कुछ विशेष भावना या ग्रंथियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस में क्या है कि ये बालकों में पाई जाती है, इसके कारण बच्चे अपनी माता के से अत्यधिक लगाव यानी मातृत्व प्रेम रखते हैं। और इलेक्ट्रा ग्रंथि, ये बालिकाओं यानी लड़कियों में पाई जाती है, इसके कारण लड़कियां अपने पिता से अधिक लगाव यानी पितृत्व प्रेम रखती हैं। शैशवावस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उनको हम पढ़ते हैं आगे। अच्छा, बालक में जानने की बहुत तीव्र जिज्ञासा होती है। जो शैशवावस्था का बच्चा होता है, क्वेश्चन करता है, जैसे वो अपने दादाजी से क्वेश्चन करता है, दादा ये कैसे हुआ, कोई चीज़ है तो ये कैसे बनी, आकाश में तारे हैं, मतलब वो उसको सब जानना होता है। वैसे ये बाहरी दुनिया के साथ समायोजन एडजस्टमेंट की अवस्था होती है। 3 वर्ष का होते होते बालक सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। बालक सबसे ज़्यादा अनुकरण यानी नकल करने और दोहराने से सीखता है। इस उम्र में बच्चों में सही गलत की समझ यानी नैतिकता का अभाव होता है, बिल्कुल भी नैतिकता नहीं होती है। इस अवस्था के बच्चों को पढ़ाने के लिए किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और खेल विधि जैसे बेहतरीन तकनीकियाँ हैं, वो सब मानी गई हैं। अब विद्वानों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उनको पढ़ते हैं। वैलेंटाइन महोदय जो थे, उन्होंने कहा यह जीवन का आदर्श काल है। शैशवावस्था की बात हो रही है। वाटसन ने कहा शैशवावस्था के बारे में कि जन्म के समय सभी बच्चे एक समान होते हैं। कोई भी नवजात शिशु मुझे दे कोई मुझे नवजात शिशु दे दे, मैं उसे डॉक्टर, पुलिस या चोर कुछ भी बना सकता हूँ। फ्रायड महोदय का कहना था मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी बनना होता है शुरुआत के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। रूसो ने कहा कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र ही उसके सबसे पहले और सच्चे शिक्षक होते हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने बताया कि 3 से 6 वर्ष का बच्चा अक्सर इस तरह के अर्ध स्वप्न यानी आधी नींद कल्पना की अवस्था में रहता है। अब हम देखते हैं कि 2015 से 2025-26 तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस किस परीक्षा में आए हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे यह है कि मानव विज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया और फिर मन का, फिर चेतना का भी वह इस प्रकार से है कि व्यवहार के संयोग का है ये। तो इसको कहा था आर.एस. वुडवर्थ ने। फिर है बालकों में स्वप्रेम या अपने आप से अधिक प्रेम करने की प्रवृत्ति को मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं नार्सिसिज्म। और कहा है कि सिगमंड फ्रायड जो थे उन्होंने बताया कि उत्तर शैशवावस्था में बच्चों के खुद पर मुग्ध होने की इस प्रवृत्ति को यह नाम दिया गया, नार्सिसिज्म का। फिर है किस विचारक का यह मानना था कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र ही उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं? वो रूसो महोदय थे। फिर बाल विकास का जनक स्टैनले हॉल को कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले बालकों के विकास का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से गहन अध्ययन शुरू किया था। ये केवीएस 2023 में पूछा गया था पीआरटी में। अब तो मान लीजिए उसमें से केवीएस से इन लोगों ने सीडी भी हटा ही दी है, लेकिन यूपीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीटेट 2019 में पूछा गया था, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे वो बना सकता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन जेबी वाटसन का है। व्यवहारवाद के जनक हैं ये। इन्होंने कहा कि माहौल और ट्रेनिंग आनुवंशिकता से ज़्यादा ताकतवर होती है। फिर लड़कों में अपनी माता के प्रति जो अधिक लगाव होता है उसे सिगमंड फ्रायड ने किस ग्रंथि को जिम्मेदार माना? वो ओडिपस को, और लड़कियों के लिए इलेक्ट्रा को। यानी कि लड़कियों में पिता के प्रति लगाव के लिए इलेक्ट्रा ग्रंथि उत्तरदायी होती है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वैलेंटाइन महोदय ने बोला। विकास की प्रक्रिया में मात्रात्मक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? मात्रात्मक से जो हम बाहरी विकास देखते हैं, जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ गई, बच्चे की मोटाई बढ़ गई, जिसे बाहरी तौर पर नापा जा सकता है, बच्चे का वजन कितना हो गया, जबकि मानसिक और सामाजिक समझ का बढ़ना गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और किसने की थी? तो केवी 2016, यूपिटर 2016 दोनों में पूछा गया था। तो 1879 में विलियम वुंट महोदय ने की थी, ये जर्मनी के लिप्जिग में। इसी ऐतिहासिक कदम के बाद मनोविज्ञान को एक प्रायोगिक विषय का दर्जा मिला। ये लास्ट क्वेश्चन है कि 3 से 6 वर्ष का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की अवस्था में रहता है। ये किसने कहा था? इसको कहा था E.L. थॉर्नडाइक ने। इस उम्र के बच्चे अक्सर कल्पनाओं में खोए रहते हैं और परियों या कहानियों की दुनिया को सच मान लेते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमसे पढ़कर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर लें। मिलते हैं आपको अपनी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।